Factorization, Simultaneous Equations, चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज 6.5। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई लीनियर इक्वेशंस इन 1 and 2 वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग। अच्छा, अब ये लीनियर इक्वेशंस इन 1 and 2 वेरिएबल्स ये हम इस चैप्टर के शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो वर्ड है लीनियर, इसका मतलब ये है कि एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। अगर एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो तो उसे पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 हो तो उसे पढ़ते हैं क्यूबिक अलजेब्रिक इक्वेशन। तो ये सारी डेफिनेशंस हम इस चैप्टर के शुरू में एक्सरसाइज 6.1 से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। बहरहाल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आपने सिर्फ इसमें आइडेंटिफाई करना है। यहाँ आपने सिर्फ ये बताना है कि कौन से इक्वेशंस जो है वो लीनियर इक्वेशंस है इन 1 and 2 वेरिएबल्स। इन 1 and 2 वेरिएबल्स यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, यानी सिर्फ x हो या y हो या z हो या कोई भी दूसरा इंग्लिश लेटर हो सकता है जो उस इक्वेशन में वेरिएबल होगा। एंड इन 2 वेरिएबल्स यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स 2 हो, जैसे x और y हो या जैसे y और z हो, ठीक है ना। सो इसमें आपने सिर्फ डिस्टिंग्विश करना है। आपने सिर्फ ये बताना है कि जो गिवन इक्वेशंस है क्या ये लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल है या लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है। फर्दर डिटेल आपको समझ आ जाएगी जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 9x - 4 = 0। अब ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि वेरिएबल यहाँ पर सिर्फ एक ही है और वो है x। 9 इस वेरिएबल x का कोएफिशिएंट है, जबकि जो -4 है वो इस अलजेब्रिक इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है। ठीक, तो यहाँ वेरिएबल एक ही है और इस वक्त इस x का जो एक्सपोनेंट या पावर है जो नज़र नहीं आ रहा, तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो एक बात तो तय हो गई कि ये एक लीनियर इक्वेशन है जहाँ वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर 1 है, और दूसरी बात ये भी कंफर्म हो रही है कि यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, लिहाजा ये कौन सी अलजेब्रिक इक्वेशन होगी, ये होगी लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और सिंपली लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो बस इतना ही आपने बताना था कि जो गिवन इक्वेशन है ये क्या लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है या इन 2 वेरिएबल्स है। सेकंड पार्ट है 2x + 7y = 15। अब यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं x और y, और दोनों की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। बिकॉज यहाँ पर आपको कोई एक्सपोनेंट या पावर नज़र नहीं आ रहा, जिससे ये वाजे होता है कि यहाँ पर मौजूद x और y की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। लिहाजा इसे हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये लीनियर इक्वेशन तो है बट वेरिएबल्स कितने हैं, 2 है। अच्छा जी, थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। 8a + 54 = 3। अब ये भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। यहाँ भी आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल नज़र आ रहा है और वो है a। इंग्लिश लेटर अलजेब्रिक इक्वेशन में वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड नहीं होती, डिफरेंट इक्वेशन में इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट होती है। तो लिहाजा यहाँ पर a जो है वो वेरिएबल है, जबकि इस a का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। बिकॉज यहाँ पर कोई पावर नज़र नहीं आ रही, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ एक्सपोनेंट या पावर इसकी 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन तो है बट इसमें चूंकि एक ही वेरिएबल है a, लिहाजा इसे पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 45t - 46 = 0। वंस अगेन वेरिएबल इसमें है t, एक ही वेरिएबल है और लीनियर है बिकॉज इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। पावर नज़र नहीं आ रही, कुछ भी नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि इस वेरिएबल t का जो एक्सपोनेंट या पावर है वो 1 है। तो लिहाजा एक ही वेरिएबल है, तो इसे पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगला फिफ्थ पार्ट आपके सामने है 7x - 5y = 35। बहुत ही वाजे है कि यहाँ वेरिएबल x भी है और y भी है, दोनों की मैक्सिमम पावर 1 है, तो लिहाजा इसे पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट पार्ट है 45x + 30y = 50। वंस अगेन 2 वेरिएबल्स x एंड y, सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 3p + 5q = 17। वंस अगेन 2 वेरिएबल्स, 2 लीनियर वेरिएबल्स p एंड q, दोनों की मैक्सिमम पावर 1 है, तो लिहाजा ये होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसके बाद 8th पार्ट है 6z - -19 = 0। सिर्फ एक ही वेरिएबल है z और वो भी लीनियर है, यानी इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, लिहाजा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लास्ट पार्ट है 3a - 7b = 11।
अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो वेरिएबल्स हैं वो 2 हैं, a एंड b, लेकिन इन दोनों वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स 1 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये दोनों लीनियर वेरिएबल्स है, यानी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, और यहाँ वेरिएबल्स 2 है, तो लिहाजा पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी जो स्टेटमेंट है पहले उसे रीड आउट करते हैं। जुहैब हैज़ 3000 रुपीज़, he bought X shirts and Y shoes. If the price of a shirt is 200 rupees and the price of one pair of shoes is 500 rupees, then write them in equation form. कुछ डेटा आपके पास गिवन है। जुहैब के पास टोटल कितनी अमाउंट है? 3000 रुपीज़। अब उसने X शर्ट्स खरीदी है। अब X क्या है? हमें पता नहीं है कि X है कितनी, शर्ट्स कितनी है, तो यहाँ पर X क्या होगा? वेरिएबल होगा। इसी तरह उसने जुहैब ने शूज़ कितने ख़रीदे हैं, कितने पेयर्स ऑफ शूज़ ख़रीदे हैं? Y पेयर्स ऑफ शूज़। अब ये Y कुछ भी हो सकता है, 2 पेयर्स भी हो सकते हैं, 3 पेयर भी हो सकते हैं, 5 पेयर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। इसीलिए इनको कहेंगे वेरिएबल्स X एंड Y, बिकॉज हमें इनकी फिक्स्ड एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं है, तो ये वेरिएबल है। सो जुहैब के पास टोटल 3000 अमाउंट है, उसने X शर्ट्स ख़रीदी हैं और Y शूज़ ख़रीदी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता नहीं कि जुहैब ने कितनी शर्ट्स ख़रीदी हैं और कितने पेयर्स ऑफ शूज़ ख़रीदे हैं। आगे ये कह रहा है कि इफ़ द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज़ 200, एक शर्ट की प्राइस कितनी है? 200 रुपीज़, और एक पेयर ऑफ शूज़ की प्राइस कितनी है? 500 रुपीज़। तो आप इस इंफॉर्मेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखें। तो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले मैं कुछ डेटा लिखता हूँ यहाँ पर जो गिवन है, जैसे प्राइस ऑफ अ शर्ट, एक शर्ट की प्राइस कितनी है? 200 रुपीज़। तो प्राइस ऑफ X शर्ट्स कितनी होगी? 200X। अच्छा, इसको ज़रा थोड़ा सा समझ लें। फॉर एग्जांपल, अगर एक शर्ट की प्राइस 200 है तो 2 शर्ट्स की प्राइस कितनी होगी? 400। यहाँ X क्या है? 2 है। अगर मैं X को लेता हूँ 2, फॉर एग्जांपल इस वक्त X अननोन है, वेरिएबल है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि X 2 है, यानी हमें पता है कि उसने जुहैब ने कितनी शर्ट्स खरीदी हैं? 2 शर्ट्स खरीदी है। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी 2 शर्ट्स की? 200 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर X है तो 200 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 400 रुपीज़ होगी इसकी टोटल अमाउंट। फॉर एग्जांपल, अगर X 3 है, यानी जुहैब ने 3 शर्ट्स खरीदी हैं, तो 3 शर्ट्स की प्राइस कितनी होगी? अगर एक शर्ट की प्राइस 200 है, यानी 200 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 600। जुहैब 600 रुपीज़ पे करेगा। इसी तरह अगर वो 4 शर्ट्स खरीदता है तो फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 200 इज इक्वल टू 800। लेकिन यहाँ चूंकि हम जुहैब ने X शर्ट्स खरीदी है, और तो लिहाजा टोटल प्राइस X शर्ट्स की कितनी होगी? 200X। यहाँ 200X का मतलब है 200 मल्टीप्लाई बाय X। व्हाट इज X? नंबर ऑफ शर्ट्स। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अगर वो 3 शर्ट्स खरीदेगा तो 200 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 तो एक नंबर है, एक कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, लेकिन X चूंकि वेरिएबल है, यहाँ पर हमें पता नहीं है कि शर्ट्स कितनी है, लिहाजा हम लिखेंगे प्राइस ऑफ ईच शर्ट 200 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शर्ट्स X। सो 200 मल्टीप्लाई बाय X इज 200X। जैसे 3 शर्ट्स के लिए 200 मल्टीप्लाई बाय 3 600, इसी तरह X शर्ट्स के लिए 200 मल्टीप्लाई बाय X 200X, यानी जुहैब X शर्ट्स के लिए 200X रुपीज़ जो है वो प्राइस पे करेगा। अब X शर्ट्स कितनी भी हो सकती है, अगर 5 है तो 200 मल्टीप्लाई बाय 5 1000, अगर 4 है तो 200 मल्टीप्लाई बाय 4 800। आगे मूव करते हैं। प्राइस ऑफ 1 पेयर ऑफ शूज़, एक पेयर ऑफ शूज़ की प्राइस कितनी है? 500। तो Y पेयर्स ऑफ शूज़ की प्राइस कितनी होगी? 500Y। अच्छा, फिर टोटल अमाउंट जुहैब के पास कितनी है? 3000। तो इक्वेशन क्या बनेगी इस सारे डेटा की? जी, शुहैब ने लिए है 200X शर्ट्स और उसने लिए हुए हैं 500Y शूज़, और टोटल अमाउंट इन दोनों की मिला के कितनी बनती है? 3000 रुपीज़। जुहैब के पास टोटल 3000 रुपीज़ थी। 3000 में से उसने 200X शर्ट्स खरीदे हैं, यानी एक शर्ट की प्राइस 200 है और उसने X शर्ट्स खरीदे हैं, और 500Y शूज़ उसने ख़रीदे हैं, यानी एक पेयर ऑफ शूज़ की प्राइस है 500। अब हमें पता नहीं कि जुहैब ने कितने पेयर ऑफ शूज़ ख़रीदे हैं। बहरहाल प्राइस ऑफ शूज़ और प्राइस ऑफ शर्ट्स को मिला के टोटल अमाउंट कितनी बनती है? 3000। इसलिए हम लिखेंगे कि अमाउंट ही पेड फॉर शर्ट्स प्लस अमाउंट ही पेड फॉर शूज़ इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ही हैड 3000 रुपीज़। ये होगा 200X प्लस 500Y इक्वल्स 3000। इस पूरे डेटा के लिए अलजेब्रिक इक्वेशन क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बिल्कुल इसी से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टेटमेंट है, कुछ डेटा गिवन है और आपने इसे
अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। क्या है डेटा? अ क्लास हैज x बॉयज एंड y गर्ल्स। इफ द क्लास हैज 80 स्टूडेंट्स ऑल टुगेदर मेक एन इक्वेशन। बहुत ही सिंपल है। x बॉयज हमें पता नहीं कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 10 है, 12 है, 15 है, 18 है, कितने हैं वी डोंट नो। और इसी तरह y गर्ल्स, अगेन हमें पता नहीं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, बट हमें ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं, 80। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज, फिर लिखूंगा मैं नंबर ऑफ गर्ल्स, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 80। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा? नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना। तो इसलिए इसकी इक्वेशन फॉर्म बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। व्हाट इज x? नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन द क्लास। यानी बॉयज़ को और गर्ल्स की तादाद को आप प्लस करेंगे तो ये होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के जो क्लास में बैठे हुए हैं। अच्छा जी, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि इन फ्लड x हाउसेज एंड y स्कूल्स वर डिस्ट्रॉयड। इफ टोटल 500 बिल्डिंग्स वर डिस्ट्रॉयड देन राइट इट्स लीनियर इक्वेशन। अगेन बिल्कुल वही है जो क्वेश्चन 2 और 3 की स्टेटमेंट थी। कितने हाउस डिस्ट्रॉयड हुए हैं फ्लड में, तबाह हुए हैं? x हाउसेज, वी डोंट नो द नंबर ऑफ हाउस। और कितने स्कूल्स तबाह हुए हैं इस फ्लड से? y स्कूल्स तबाह हुए हैं। टोटल बिल्डिंग्स कितनी है, घरों को, हाउसेस और स्कूल्स को मिला के? 500। अब हमें पता नहीं है कि 500 में से स्कूल कितने हैं और घर कितने हैं, बट हमें ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स और हाउसेस को मिला के टोटल कितने बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हुए हैं? 500। तो ये बहुत ही सिंपल है। इसकी इक्वेशन फॉर्म, नंबर ऑफ स्कूल हाउसेस डिस्ट्रॉयड प्लस नंबर ऑफ schools destroyed is equal to the total number of buildings 500। x schools और y schools दोनों को प्लस करके टोटल कितनी बिल्डिंग्स हुई? 500। ये थी इक्वेशन फॉर्म ऑफ द गिवन डेटा स्टेटमेंट जिसमें x हाउसेस और y schools डिस्ट्रॉयड हुए थे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है राइट 4 पेयर्स ऑफ वैल्यूज दैट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। कुछ इक्वेशंस यहाँ पर गिवन है, आपने उनके लिए 4 पेयर्स ऑफ वैल्यूज फाइंड करने हैं, ऐसी वैल्यूज जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। सबसे पहले तो ये समझे कि इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल, ये एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स 4। यहाँ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे राइट हैंड साइड 4 आ जाए इक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं x की जगह लेता हूँ 3 और y की जगह लेता हूँ 1 तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4। अब ये है वो पेयर कहते हैं दो को, यानी एक जोड़े को, ठीक है। अब इसमें x की वैल्यू अगर मैं लेता हूँ 3 और y की वैल्यू अगर मैं लेता हूँ 1 तो 3 और 1 ये एक पेयर हो जाएगा नंबर का। लेकिन जब आप 3 और 1 को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 4। यानी x की वैल्यू अगर 3 हो और y की वैल्यू अगर 1 हो तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया। इसी तरह अगर x की वैल्यू 2 हो, y की वैल्यू भी 2 हो तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4। अब ये एक और पेयर ऑफ नंबर्स है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक। तो इस तरह आपने 4 पेयर्स ऑफ नंबर्स फाइंड करने हैं। ये तो मैंने आपको मेंटल मैथ्स के अकॉर्डिंग बताया, आपने कैलकुलेट करके फाइंड करने हैं 4 पेयर्स ऑफ नंबर जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो, मींस लेफ्ट और राइट साइड्स आपस में इक्वल हो। इसके लिए करेंगे क्या, इसमें आपने एक ही वेरिएबल को यहाँ पे सेपरेट करना है, या x या फिर y, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए इक्वेशन लिखी हुई है x + y = 4। मैंने यहाँ पे x को सेपरेट कर दिया। अगर मैं x को सेपरेट करता हूँ तो इसका मतलब है कि +y को मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, जिससे ये बन जाएगा x = 4, y यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ है, लेफ्ट साइड राइट साइड पे शिफ्ट होके नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। तो x = 4 - y। एक तरह से यूँ समझे कि ये x की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन है। आप इसे y के लिए भी लिख सकते हैं, यानी y = 4 - x। आप y को यहीं पे रहने दें, x यहाँ पर पॉजिटिव है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। दोनों सूरतों में आपका सोल्यूशन ठीक कंसीडर होगा। तो बहरहाल मैंने यहाँ पे इसे x के लिए सॉल्व किया है। एक्सक्यूज मी। सो x = 4 - y। इस इक्वेशन को मैंने x के लिए सॉल्व किया है। अब आते हैं यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज चूज करता हूँ x के लिए, जिसे मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास y की वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी, ठीक है ना। आप अपनी मर्जी की वैल्यूज यहाँ ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ली है x के लिए 0 1 2 3। 4 पेयर्स चाहिए ना मुझे,
तो मैं x के लिए 4 वैल्यूज़ लूँगा, y के लिए 4 वैल्यूज़ खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएंगी। x और y की वैल्यूज़ को मिलाएंगे तो हमारे पास पेयर ऑफ वैल्यूज़ बन जाएंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेता हूँ x इज इक्वल टू 0, ये नंबर मैंने खुद से चूज़ किया है। मैंने क्या चूज़ किया है? 0 1 2 3। आप चूज़ कर सकते हैं 0 1 -1 -2, 0 1 2 -1, या -1 -2 1 and 2, जो आपकी मर्जी हो। इवन 5 6 7 पे भी आप स्विच कर सकते हैं। आपने सिर्फ 4 ऐसे, इसके वैसे तो बहुत सारे नंबर ऑफ पेयर्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ 4 पेयर्स बताने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पर x की अपनी मर्जी की वैल्यू ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे -1 ले, यहाँ पर 1 ले, यहाँ पे 2 ले और यहाँ पर -2 ले। जो भी y की वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगी, और मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि कैसे सेटिस्फाइड होती है। बहरहाल मैं सबसे पहले लेता हूँ, लेट्स से x इज इक्वल टू 0। व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? y इज इक्वल टू 4 - 0 इज इक्वल टू 4। अच्छा, मैंने ये इक्वेशन शायद x के y के लिए सॉल्व की है। यहाँ मैंने x लिखा हुआ है, मैं इसे y के लिए सॉल्व करता हूँ। जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है y इज इक्वल टू, तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 4 - x। अब ये इक्वेशन x के लिए y के लिए सॉल्व हो गई। जो पहले मैंने लिखा था आप वैसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, आपका आंसर सही आएगा। आंसर कैसे सही आएगा ये जब आप वेरीफाई करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। बहरहाल मैंने y को यहीं पे रहने दिया, x यहाँ पर पॉजिटिव टर्म है, राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो नेगेटिव बन जाएगा, यानी 4 - x। अब सबसे पहले मैंने ली है x इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। कैसे? y इज इक्वल टू 4 - x की जगह क्या पुट करने जा रहे हैं? 0। तो 4 - 0 इज 4। तो अगर x 0 है और y 4 है तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकता है। कैसे? 0 + 4 इज 4। अच्छा, अब अगर x इज इक्वल टू 1 है, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो फिर y की वैल्यू क्या आएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी? तो मैं इस इक्वेशन में x की जगह पुट करूंगा 1, यानी y इक्वल्स 4 - 1। 4 - 1 इज 3। ये सेकेंड पेयर ऑफ वैल्यूज आ गई जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। अगर अब मैं लेता हूँ x इज इक्वल टू 2 तो फिर y की वैल्यू क्या होगी? देन y इज इक्वल टू 4 - x की जगह पुट करेंगे 2, तो 4 - 2 इज 2। और अगर मैं लेता हूँ x इज इक्वल टू 3 तो y की वैल्यू होगी 4 - 3 इज इक्वल टू 1। मुझे 4 पेयर्स चाहिए, इसलिए मैंने x के लिए 4 वैल्यूज ली है। देयरफॉर 4 पेयर्स ऑफ वैल्यूज दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन 0 4 x 0 y 4, ये ठीक है ना। दूसरी वैल्यू क्या होगी? 1 and 3। When x is 1 then y is 3। तीसरी वैल्यू क्या होगी? When x is 2 then y is 2। ये है 2 and 2। और लास्ट फोर्थ वैल्यू क्या होगी? When x is 3 then y is equal to 1। ये वो 4 पेयर्स ऑफ नंबर्स है जो इस इक्वेशन x + y = 4 को सेटिस्फाई करती है। कैसे? ये जो आपको ब्लू में नज़र आ रहा है ये मैंने वेरीफाई किया है, इसकी ज़रूरत तो नहीं है लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया हुआ है। मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करके दिया है, बाकियों का भी सबका मतलब यही होगा कि जो आपने वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। जी, तो पहला पेयर ऑफ वैल्यूज़ क्या थी? जो फर्स्ट पेयर ऑफ वैल्यूज़ थी 0 and 4। अब इक्वेशन थी x + y = 4। जब मैं x 0 पुट करूँगा, y 4 पुट करूँगा तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? 0 + 4, 0 + 4 = 4। तो 4 = 4। देखिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपस में इक्वल हुए या नहीं? तो ये वेरीफाई हो गया। ये पहली जो पेयर ऑफ वैल्यूज़ हैं ये वेरीफाई कर गई इस इक्वेशन को। इसी तरह दूसरा पेयर क्या था? 1 and 3। When x is 1 and y is 3 तो इक्वेशन क्या है? x + y = 4। x 1 है और y 3 है तो 1 + 3 = 4। इसका मतलब है 4 is equal to 4। ये वाला पेयर भी सेटिस्फाई कर गया। इसके बाद तीसरा है 2 and 2। ठीक है, when x is equal to 2 and y is equal to 2 then 2 + 2 यानी x + y = 2 + 2 = 4। 2 + 2 4 is equal to 4। ये थर्ड पेयर ऑफ वैल्यूज भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। लास्ट पेयर था 3 and 1। When x is 3 and y is 1 then x + y is 3 + 1 = 4 which means 4 is equal to 4। वेरीफाइड। तो इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं कि क्या आपने जो वैल्यूज़ कैलकुलेट की है क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। अगर नहीं करती तो आपकी कैलकुलेशन में कोई गलती हो सकती है। अदरवाइज आप x के लिए जो भी वैल्यू चूज़ करें उसके अपोजिट y की जो वैल्यू होगी x और y दोनों मिलकर उस इक्वेशन को ज़रूर सेटिस्फाई करेंगे।
अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कैलकुलेशन में कहीं प्लस माइनस के कोई इशू आ रहा है। तो ये है वो प्रोसेस जिसके ज़रिए आप 4 पेयर्स ऑफ नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे इस इक्वेशन x + y = 4 को सेटिस्फाई किया जा सकता है। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने ब्लू टेक्स्ट से इसलिए लिखा है, इट्स जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको समझाया कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। बहरहाल सेकेंड पार्ट है 2x - 5y = 8। अब सबसे पहले इस इक्वेशन को या तो वेरिएबल x या वेरिएबल y के लिए सॉल्व करते हैं। पहले मैंने सॉल्व किया था इक्वेशन को y के लिए, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ इक्वेशन को x के लिए, ताकि आपके जहन में ये ना रहे कि हमें तो सिर्फ x के लिए सॉल्व करना है इसे या सिर्फ y के लिए। दोनों के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ x के लिए। सबसे पहले मैं इस x को यहाँ सेपरेट करना चाहूँगा, तो मैं -5y को शिफ्ट कर दूंगा राइट साइड पे। अगर ये -5y है तो राइट साइड पे बन जाएगा +5y। तो 8 + 5y = 2x। अब मुझे चूंकि x के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो x = 2, यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 × x = 2x ना। सो 2 को जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा 8 + 5y / 2। यहाँ लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो राइट साइड पे डिवाइड होगा, या दूसरे अल्फाज में आप बोथ साइड्स, इस इक्वेशन के बोथ साइड्स को 2 से डिवाइड करें। लेफ्ट साइड पे 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि राइट साइड पर फॉर्मेशन होगी 8 + 5y / 2। अब ये इक्वेशन मैंने x के लिए सॉल्व कर दी। अब आते हैं, जब आपने x के लिए से सॉल्व कर दी तो अब आप लिखेंगे y की वैल्यूज़ लिखेंगे, x की वैल्यू खुद ब खुद कैलकुलेट होगी। अगर आप इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करते हैं तो फिर आप x की वैल्यूज़ लिखेंगे, y की वैल्यूज़ खुद ब खुद कैलकुलेट होंगी। अब चूंकि यहाँ मैंने x के लिए सॉल्व किया है तो मैं यहाँ पर y की वैल्यूज़ लूँगा। जी, मैं अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ ले रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ चूज़ कर सकते हैं। व्हेन y = 0, अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में तो x की वैल्यू क्या आएगी? इक्वेशन क्या है? x = 8 + 5y / 2। x = 8 + 5y, y की जगह क्या पुट करेंगे? 0 / 2। अच्छा, 5 × 0 = 0, यानी 8 / 2 रह जाएगा। 2 1s are 2, 2 4s are 8। अगर y 0 है तो x क्या होगा? 4 होगा। यानी 0 और 4 को अगर आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे एज x और y की वैल्यू, तो इक्वेशन के लेफ्ट और राइट साइड आपस में इक्वल होंगे, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। अच्छा जी, अब मैंने दूसरी वैल्यू ली y के लिए -1, अपनी मर्जी से आप कुछ और भी ले सकते हैं। When y is -1, then x = 8 + 5y, y की जगह क्या पुट करेंगे? -1/2। अगले स्टेप में 5 × -1 is -5, तो 8 - 5/2 is 3/2। तो when y is -1, then x is 3/2। ये दोनों वैल्यूज़ भी x और y की इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सकती हैं। थर्ड, when y is 1, अगर y की वैल्यू 1 है तो फिर क्या करेंगे? then x = 8 + 5 into y की जगह पुट करेंगे 1/2। तो 5 1s are 5, यानी 8 + 5 = 13/2। when y = -2, अगर y की वैल्यू -2 है तो फिर x की वैल्यू क्या होगी? 8 + 5 into -2/2। y की जगह मैंने क्या पुट की इस इक्वेशन में? -2। 5 2s are 10, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी 5 × -2 is -10। तो 8 - 10 is -2, और -2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो -1 आए। तो अगर y की वैल्यू -2 है तो x की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे? -1। तो लिहाजा 4 पेयर्स ऑफ वैल्यूज दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन आर 0 4, y 0 है, x 4 है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 0 4, बल्कि इसको यूँ करते हैं 4 0, पहले अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट है, पहले x फिर y। इसी तरह जब y -1 हो तो x क्या होगा? 3/2। तो यहाँ मैं पहले 3/2 को लिखता हूँ और फिर मैं 1 को लिखता हूँ, -1 को लिखता हूँ, ठीक है ना। ये y x y, जब y 1 है तो फिर x की वैल्यू 13/2 है। अगेन मैं इसकी अरेंजमेंट को सही करता हूँ। अगर x की वैल्यू 13/2 है तो फिर y की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और अगर x की वैल्यू -1 है तो फिर y की वैल्यू क्या होगी? -2 होगी। ये है अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट x y के हिसाब से 4 पेयर्स ऑफ वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 2x + 3y = 3।
देखिए पिछले इक्वेशन को मैंने x के लिए सॉल्व किया, अब मैं इसे y के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर सिर्फ x के लिए आप सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि आप इक्वेशन को y के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 3y को यहीं पे रहने देंगे, 2x को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। अब 2x यहाँ पॉजिटिव टर्म है, राइट साइड पे मूव करके नेगेटिव टर्म बन जाएगा, यानी 3 माइनस 2x। इसके बाद चूंकि मुझे y के लिए सॉल्व करना है तो 3 यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 3 माइनस 2x के साथ डिवाइड हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x अपॉन 3। अब पुट करते हैं डिफरेंट वैल्यूज x की। इक्वेशन चूंकि मैंने y के लिए सॉल्व कर दिया, अब x की वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। तो पहली वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x की जगह पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, इसी इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट कर दें। अच्छा, -2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज -2 एंड 3 माइनस 2 इज 1 अपॉन 3। तो व्हेन x इज 1 देन y इज 1 अपॉन 3। व्हेन x इज -1, अब इसी इक्वेशन में x की जगह पुट करेंगे -1। तो 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1s are 2 means 3 plus 2 over 3। 3 plus 2 is 5 over 3। So when x is -1 then y is 5 over 3। x और y की ये वैल्यूज मिलकर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती हैं। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, मैंने आपको तरीका समझा दिया है। नेक्स्ट मैंने अपनी मर्जी से वैल्यू चूज की है x के लिए 0। व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज 3 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3। -2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0 विच मीन्स 3 अपॉन 3। 3 अपॉन 3 इज 1। 3 के साथ कैंसिल आउट होगा तो क्वेश्चन होगा 1। तो अगर x की वैल्यू आप इस इक्वेशन में 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पे 1। ये बहुत सिंपल है, मैं आपको यहीं से वेरीफाई करके दे देता हूँ। देखिए अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0, ये तो टर्म बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 1s are 3 3 इज इक्वल टू 3। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी वैल्यू ले तो उसके लिए एक ट्रू वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती। आप x के लिए जो भी वैल्यू लेंगे y के लिए एक ट्रू वैल्यू कैलकुलेट होगी और ये दोनों मिलकर फिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लिहाजा यहाँ आप अपनी मर्जी के मुताबिक वैल्यूज ले सकते हैं। मैंने सबके लिए ऑलमोस्ट 1 -1 0 -1 -2 जो है वो चूज़ की है, या कहीं पर मैंने 1 2 3 4 भी चूज़ किया है, या 1 2 3 0 भी चूज़ किया है मैंने। ठीक, सो अब अगली वैल्यू, लास्ट वैल्यू जो फोर्थ वैल्यू है वो मैंने ली है x इज इक्वल टू -2। जब मैं लेता हूँ x इज इक्वल टू -2 तो मैं x की जगह ये 3 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह मैंने -2 पुट किया, और साथ में माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2s are 4 3 plus 4 7 upon 3। तो x अगर -2 है तो y क्या होगा 7 upon 3। अब मैंने इन 4 पेयर्स को यहाँ पे कलेक्ट कर दिया। when x is 1 y is equal to 1 upon 3 1 and 1 upon 3। when x is -1 y is 5 over 3 -1 5 over 3, पहले x और फिर y। when x is 0 then y is 1 0 1। when x is -2 then y is 7 over 3। तो ये है वो 4 पेयर्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 4x + 3y इक्वल्स टू 15। अब इस इक्वेशन को मैं फिर y के लिए सॉल्व करता हूँ, तो मैं 3y को यहीं पे रहने देता हूँ। 4x यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसे शिफ्ट कर देता हूँ राइट साइड पे, जिससे ये होगा सब्ट्रैक्ट, यानी 15 माइनस 4x। अब चूंकि मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 15 माइनस 4x के साथ डिवाइड हो जाएगा, यानी 15 माइनस 4x अपॉन 3। अब डिफरेंट वैल्यूज लेता हूं मैं x के लिए। when x is 0 then y is 15 माइनस 4x की जगह पुट करेंगे 0 अपॉन 3। नाउ -4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 which means 15 अपॉन 3 3 1s are 3 3 5s are 15। इसका मतलब ये हुआ अगर x 0 है तो y क्या होगा 5। इसी तरह when x is 1 then y is equal to 15 माइनस 4 इंटू x की जगह पुट करेंगे आप 1 अपॉन 3। Now -4 multiplied by 1 is -4. 15 minus 4 is 11, 11 upon 3. So when x is 1, then y is 11 upon 3. ये दोनों मिलकर इस इक्वेशन 4x plus 3y is equal to 15 को सेटिस्फाई करते हैं। When x is -1, तो फिर y is equal to 15 minus 4 into x की जगह पुट करेंगे -1 upon 3. So minus into minus plus 4 1s are 4 means 15 plus 4 upon 3. 15 plus 4 is 19 upon 3. So अगर x -1 है तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 19 over 3. When x is 2 then y is equal to 15 minus 4, x को रिप्लेस करेंगे आप 2 से upon 3. 4 2s are 8, 15 minus 8 upon 3, 15 minus 8 is 7 upon 3.
So when x is 2, then y should be 7/3. So 4 pairs of values that satisfies the equation are 0, 5, 1 and 11/3, -1 and 19/3, and 2 and 7/3. अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है इस इक्वेशन का, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। 5x + y = 10। इस इक्वेशन को मैं x के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ बार बार, कहीं पर x के लिए, कहीं पर y के लिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। सो 5x = 10, y यहाँ पे प्लस हो रहा है, राइट साइड पे माइनस होगा। x चूंकि फाइंड करना है, x के लिए सॉल्व करना है, तो 5 को भी राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 10 - y से डिवाइड हो जाएगा। अब आप y की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, क्योंकि आपने इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व किया। अगर आप इसे y के लिए सॉल्व करेंगे तो फिर x के लिए वैल्यूज यहाँ पे लेंगे। चलें जी, when y is 0, then x = 10 minus y की जगह पुट करेंगे 0/5। Now 10 - 0 is 10/5, 5 1s are 5, 5 2s are 10। तो अगर y 0 है तो x होना चाहिए 2, जिससे इक्वेशन 5x + y = 10 सेटिस्फाइड हो सकता है। When y is -2, then x = 10 minus y की जगह यहाँ पुट करेंगे -2/5। Now minus into minus plus, and then 10 + 2 is 12/5. When y is -1, then x = 10 negative into y की जगह आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे अब -1, तो minus into minus plus, 10 + 1 is 11/5. When y is = 1, then x = 10 minus y की जगह पुट करेंगे आप 1/5. Now 10 minus into plus 1 is -1. 10 - 1 is 9/5. तो ये वो 4 pairs of x और y है जो इस इक्वेशन 5x + y को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ फिर अरेंजमेंट मैंने y x के अकॉर्डिंग लिखी है, तो मैं इसे x y के अकॉर्डिंग लिखता हूँ। ये है 0 और ये होगा 2। इसी तरह अगर x जो है वो 12/5 है, सॉरी ये ठीक था, सॉरी, x2 y 0, x 12/5, then y is -2, x 11/5, then y is -1, and when x is 9/5, then y is 1। ये वो 4 वैल्यूज़ है, पेयर्स ऑफ वैल्यूज़ हैं जो इस इक्वेशन 5x + y को सेटिस्फाइड करती है। सो ये था एक्सरसाइज 6.5।